अब देखिए, हमने एप्लीकेशन कर ली है एम्पियर सर्किटल लॉ की। सोलेनॉइड, टॉरॉइड एंड सिलेंडर डिटेल में हमने उसको स्टडी किया। हमने बॉयड सेवरेट लॉ भी पढ़ा है, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ भी पढ़ा है। जब हम स्टडी करते हैं, जब दोनों को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो फिर एक कन्फ्यूज़न आती है कि बॉयड सेवरेट लॉ का काम क्या है। वो भी तो करंट ही फाइंड आउट कर रहा है कहीं पे, और एम्पियर सर्किटल लॉ भी क्या कर रहा है, हाँ सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, बॉयड सेवरेट लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता है और एम्पियर सर्किटल लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ इनमें डिफरेंस है। अब ध्यान से समझो इसको, चीज़ को। जो तो होता है बॉयड सेवरेट लॉ, वो हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट लेके। देखो, कोई भी असिमेट्रिकल बॉडी में हम बॉयड सेवरेट लॉ लगाते हैं और किसी भी सिमेट्रिक बॉडी में हम एम्पियर लॉ लगाते हैं। असिमेट्रिकल मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप हो सकती है हमारे पास, कोई भी हम वायर ले सकते हैं, एनी पार्ट किसी भी शेप में। जरूरी नहीं कि वो सर्कल हो, सोलेनॉइड हो, टॉरॉइड हो, सिलेंडर हो, वायर हो, कुछ भी उनसे अलग भी जिनका कोई नाम नहीं है जिस शेप का, वहाँ पे हम बॉयड सेवरेट लॉ लगाते हैं। बॉयड सेवरेट लॉ एक स्मॉल पार्ट उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का लेगा और उस स्मॉल पार्ट से जितना हम डिस्टेंस पे जाएंगे वो एक एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। लेकिन जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, जो कि सिमेट्रिकल बॉडी पे लगता है, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड बताएगा एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ओवरऑल उस एरिया में। मान लो ये करंट है, करंट जा रहा है किसी वायर में, तो उस पूरे ओवरऑल एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो बताएगा इंटेग्रल पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब इसको समझते हैं, ऐसे नहीं आपको क्लियर हो रहा होगा। पहले तो डिफरेंस एक तो क्लियर हो गया हमारा, यहां पे अलग अलग लिख लेता हूं मैं। दिस इज बॉयड सेवरेट लॉ। दूसरा हमारे पास है एम्पियर सर्किटल लॉ। मेन डिफरेंस हम इसमें देख रहे हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स सिमेट्री में, या जिसे हम असिमेट्री भी बोलते हैं, असिमेट्रिक चीजों में यूज होता है। ये यूज होता है सिमेट्रिक में, जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप होती है। बॉयड सेवरेट लॉ हमें एग्जैक्ट वैल्यू देता है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू देगा, प्रिसाइज वैल्यू देगा, डिटेल वैल्यू देगा। बट जो हमारा एम्पियर सर्किटल पार्ट है, वो एक अप्रोच देगा, बेसिकली इट्स नियर अबाउट आंसर देगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा हमें। थर्ड वाली बात, बॉयड सेवरेट लॉ जो है, बॉयड सेवरेट लॉ के अंदर एक लाइन है कि ये जो होता है ये डिफरेंशियल टर्म से फाइंड आउट होता है, और ये फाइंड आउट होता है इंटेग्रल पार्ट से। अब इसका डिफरेंस यही है, एग्जैक्ट वैल्यू क्यों आती है, क्योंकि डिफरेंशियल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू कितनी है। ठीक है, अगर मुझे पता करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमें बॉयड सेवरेट लॉ बताएगा, क्योंकि वो डिफरेंशियल टर्म्स यूज करता है। डिफरेंशिएशन, वही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर पॉइंट पे जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो इसे डिफरेंशियल टर्म कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। टर्म नहीं तो फॉर्म भी लिख सकते हैं। इंटेग्रल फॉर्म में ये बताता है। इंटेग्रल फॉर्म क्या होता है कि जैसे ये वायर है, तो इसके चारों तरफ अराउंड से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो इसीलिए ये इंटेग्रल फॉर्म है। चौथा पॉइंट, अब एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक होता है मैग्नेटिज्म।
तो जो बॉयड-सैवरेट लॉ है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंडर आता है, और ये जो लॉ है हमारा ये सिर्फ मैग्नेटिज्म के अंडर आता है। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्लास 12th में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म, थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स में। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की और मैग्नेटिक फील्ड की आपस में रिलेशन होती है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि जितने भी हमारे पास सिमेट्रिक चीज़ें हैं, जब हम उनमें करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आती है। ये ओवरऑल इफेक्ट ऑफ करंट है। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था, उसने भी एम्पियर सर्किटल लॉ जो है हम उसी के अंडर में गिनते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मेन पार्ट है। 4 इक्वेशंस आती है मैक्सवेल में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे ही डिपेंड करती है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। लेकिन जो बॉयड-सैवरेट लॉ है वो मैग्नेटिज्म का पार्ट क्यों है? अब मैग्नेटिज्म होता है जिसमें करंट की और उससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाती है। आपको भी सर कंफ्यूज कर रहे हो, कंफ्यूज कैसे? आपने अभी बोला, यानी कि मैंने अभी बोला है कि एम्पियर सर्किटल लॉ में करंट और मैग्नेटिक फील्ड की रिलेशन है। इसमें भी तो यही कह रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिज्म में, कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है। तो डिफरेंस क्या हुआ? वाई फिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको मैग्नेटिज्म क्यों कहते हैं? थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, सॉरी, उल्टा लिख दिया। ये इधर आना था, ये इधर आना था। मतलब ये हमारा मैग्नेटिज्म का है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है। देखो, जो बॉयड-सैवरेट लॉ है उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट की ज़्यादा बात नहीं हो रही। वो सिर्फ ये बताता है कि किसी वायर से जब करंट जाता है तो उसके स्मॉल पार्ट से कितनी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी। मैग्नेटिज्म जो चीज़ें यही बताता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इसलिए ये है मैग्नेटिज्म। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसमें ये बताया जाता है कि जो चार्ज है जब वो रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जब वो चल रहा है तो करंट आएगा, और जब करंट आएगा तो उसके अराउंड, उस एरिया के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है, यहाँ पे हम करंट की बात भी कर रहे हैं कि इस पूरे, एक कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर के चारों तरफ इस करंट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई, ओवरऑल कितना इफेक्ट आया, वो हमें एम्पियर सर्किटल लॉ बताता है। ये एक पॉइंट पे बताता है, ये ओवरऑल बताता है। तो जो ओवरऑल है इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। लेकिन जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसमें ये बताया गया है कि जस्ट इतने से पार्ट में इतनी क्या है, दो ही बातें हैं, इतने करंट ने कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की। इसमें आएगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने इस पूरे एरिया में कितना इफेक्ट दिया। दिस इज द डिफरेंस। देख लो इसको।